अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह मैं किसी ऐसी शख्सियत को मदऊ करता हूं चाय खाने में, जिसने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारने के अलावा कोई ऐसा काम किया हो जो इस माशरे के लिए सूदमंद हो, जो ख्वाब देखने वालों के लिए हो, जो अदब और मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वालों के लिए हो। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमने यहाँ मदऊ की है, जिन्होंने ना सिर्फ़ ये कि तर्जुमे की दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया, बल्कि उसके साथ साथ अदब की दुनिया में जो है वो मुदीरी भी की, उसके साथ साथ मज़ामीन भी लिखे, अफ़साने भी लिखे, और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि थिएटर, बहुत संजीदा थिएटर जिस ज़माने में अली अहमद का नाटक ग्रुप काम करता था कराची में, उस ज़माने के थिएटर में काम भी किया। और उसके साथ साथ उनकी बहुत सारी जहतें हैं। क्या जहतें हैं, क्या काम किया, क्या जद्दोजहद की, इस पर हम उनसे बात करेंगे। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मारूफ़ अफ़साना निगार, मुतरजम और उसके साथ साथ मुदीर और कई अदबी जहतों में जो है वो अपना हवाला रखने वाले जनाब सलीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल जनाब, खैरियत से। बड़ी खुशी हो रही है आपको चाय खाना में देख के। मुझे हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया है। और नहीं नहीं, ये हमारी खुशनसीबी है आप चाय खाना में आए। और गो कि आज हमारा चाय वाला जो है वो कोरोना लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में फंस गया, कहीं पहुंच नहीं पाया, हम आपको वैसे चाय पिला देंगे। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात और ये माशाल्लाह मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मेज़ पर आपकी चीज़ें रखी हुई हैं और ज़िंदगी भर इतना आपने काम किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह ख़्याल आया था ज़िंदगी में कि मुझे लिखने पढ़ने का काम करना है? नहीं। लिखने पढ़ने का काम इस तरह आया कि बचपन से हमने, यानी एक यहाँ कराची में बम्बई होटल के पास हम यानी आई चुंदरी रोड पे जी, रहते थे एक ज़माने में। ठीक है। और जो अब ये मतलब पहले मैक्लो रोड होता था, जी, अब भी मैक्लो रोड से जी, बाद लोग जानते हैं। तो वहाँ इत्तेफाक से जहाँ यानी जिस मकान में हम रहते थे उसके करीब ही एक मकान में हमने देखा कि कुछ लोग जमा हो रहे हैं। तो कुछ मीटिंग है, तो हमने भी झांक के देखा कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। जी, तो पता चला कि ये अफसाने वगैरह पढ़ रहे हैं अच्छा। और उस पर तनकीद हो रही है। हम्म, तो उससे पहले एक फ्रेंड था हमारा, हम अंजाम में यानी शुरू कर चुके थे अंजाम में अब बच्चों के लिए जी, सफ़े पे अपने छोटी कहानियाँ और खुश होते थे। एक हमने रख लिया था तखरुज़ बेदार, अच्छा, और वो हमारे साथी ने कर दिया था बेदार। वो अच्छा, आस्तीन बेदार था, वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, तो बहरहाल ये फिर ये हुआ कि अंजाम में छप चुके थे हम बच्चों के सफ़े पे। ठीक है। तो पता चला कि ये जो ग्रुप आया है ये भी जंग में ज़्यादातर दिखता है। अच्छा, जंग में शफी अकील साहब के बच्चों के सफ़े के इंचार्ज थे। ठीक। उसमें नसीम दुरानी थे, हम्म, और बाद में अफसर आज़ाद आ गए थे, अच्छा, और कई लोग थे अच्छा, जो उसमें उन्होंने तनकीदी शुरू की। तो उसके बाद हम भी बैठ गए, वाह, पूछा कि भाई आपकी तारीफ तो बता दिया भाई, नाम मैं भी लिखता हूँ अंजाम में। अच्छा, कुछ लोगों ने पहचान लिया कि हाँ जी इनकी कहानियाँ भी अच्छा। यानी अंजाम पे तो छपती यानी रही। सिलसिला इस तरह शुरू इस हुआ। तरह जो हुआ था। ठीक है। चलें, आपकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करनी है, कहाँ से शुरू हुई हिजरत की, फिर भोपाल से कराची आप आए वालिदैन के साथ, और फिर आगे की सारी ज़िंदगी। तो इस पर बात करेंगे। ज़रा आपके ताज़ा काम से गुफ्तगू शुरू करते हैं। आपकी ये जो आलमी अदब के शाहकार अफ़साने, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त मजमूआ है, ये छपा था जब पहले, तो ये 3 जिल्दों में था, ये जो सामने रखी हुई जी। हैं, और अब ये एक जिल्द में है, और ये अंग्रेज़ी से आपने तर्जुमा किया। 56 जो है वो अफ़साना निगारों के आपने अफ़साने तर्जुमा किए उर्दू में, और मैंने तो ये पढ़ रखे हैं बहुत तफसील से। जी।
اور میں تو اس کام کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن یہ خیال کیسے آیا کہ اس انداز سے کام کیا جائے کہ دنیا بھر کے افسانہ نگاروں کو ایک جگہ جمع کریں اور ترجمہ کریں، اور کس طرح اس کام کی طرف رغبت ہوئی؟ اس کی اگر رغبت جو مجھے ہوئی تو وہ یعنی جو میں نے اثر لیا تیرتھ رام فیروز پہ، آپ کو یقین نہیں آیا، تیرتھ اچھا، رام فیروز پوری کے جو ترجمہ ہوئے جو یعنی اسپائی سٹوریز ہوتی تھی، اچھا، اور اس کے بعد وہ آپ کو بہت اپیل کرتی تھی؟ اس کا نہ صرف اپیل کرتی تھیں بلکہ پتہ نہیں ذہن میں کیا کہ یہ اس کا جو ہے مطلب یہ کہ یعنی وے آف رائٹنگ ہے جو، اور اس طرح یہ لوکل نہیں بدلتا ہے، مجھے وہی نظر آتا ہے کہ لندن کی بات کر رہا ہے تو لندنی نظر آ رہا ہے. تو اس زمانے میں یہ پھلواری والے افسانے لکھے جاتے تھے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ کچھ سن یاد ہے، کوئی زمانہ یا دہائی؟ یہ تو 50s میں ہم نے شروع کر دیا تھا، یہ 50s؟ انجام سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا. یہ فٹ پاتھ سے ہم کہیں یا چھوٹی چھوٹی لائبریریز اس میں تیرتھ رام فیروز پوری کی ٹھیک ہے، ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ چلیں ساتھ میں ضمناً یہ بات بھی کر لیتے ہیں، مائیگریشن کی والدین کے ساتھ جب آپ ہجرت کر کے آئے پاکستان اور کراچی بھوپال سے، تو کیا عمر تھی آپ کی؟ 7-8 سال ہوگی زیادہ سے. مطلب کچھ یادداشت ہے کہ کیا بھوپال کی یاد ہے. اچھا، تھوڑی اتنی یاد ہے کہ جس مکان میں یہ شاہجہاں آباد کہلاتا تھا بھوپال کا، اچھا، تو وہاں ایک یعنی بہرے قسم کے ڈیفرنٹ ڈمی ہوں گے، مطلب جو ہمارے اونر تھے کوئی مخدوش قسم کی کھلی قسم کی تھی، تو ایک پورشن میں ہم رہتے تھے. یہاں کراچی میں؟ نہیں بھوپال. اچھا، بھوپال میں. اچھا، بھوپال کی اچھا، یعنی کویڈو ٹپکتے تھے، کویڈو جو ہوتے تھے تو پانی ٹپکتا تھا اس پورشن میں ہم رہتے تھے. اچھا، تو آنر جو تھے وہ شاعر تھے، شاعر بھوپالی کے نام سے اچھا، تخلص کرتے تھے، اچھا، اور ان کا یعنی پٹھان فیملی سے تھی. اچھا، اور ایک ان کا یہ تھا کہ ایک کرایہ دار اس میں تھے صاحب مجددی صاحب، اچھا، یعنی نامور شاعر تھے. ہاں، جوش صاحب کی مطلب یہ انہوں نے ہم اثر ہم اثر، اور انہوں نے یادوں کی بارات میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے. ذکر. اچھا، بہت ہی وہ ٹھگنے خط کے تھے. اچھا، اور یہ چیز موقع دکھا ہے انہوں نے یعنی سہا صاحب کے بارے میں جی، کہ وہ جب کبھی بھی بیگم سے، بیگم ذرا قداور اچھا، خط کی تھیں، مطلب قداور تھیں وہ، تو وہ جب تنگ کرتے تھے انہیں کسی بات پہ تو بڑے بڑے طاق ہوتے تھے اس زمانے میں دیواروں میں، تو انہوں نے بٹھا دیتی تھی. اچھا، اور وہی شور کرتے تھے وہ کہ اتارو مجھے اتارو. اچھا، اس میں ایک ان کی جو ساس صاحب کی ساس یعنی بیگم کی جو ماں تھی حمیدہ صاحب، وہ اس دوران تمام محلے کے بچوں کو بلا لیتی تھی کہ تماشا دیکھو. اچھا، تو اس میں ہم بھی تھے، واہ، تماشے دیکھنے والوں میں، وہ ہنستے تھے بری طرح. واہ، لیکن اس سے قطع نظر ان کا یہ ٹانگے میں جب سوار ہوتے تھے تو 2-3 بار میں نے دیکھا کہ جوش صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، آپ نے جوش صاحب کو بھی دیکھا ساتھ؟ جوش صاحب کو اس زمانے میں واہ، دیکھا، اور سہا صاحب بھی تو ہے ہی. پھر اور بھوپال میں؟ بھوپال میں دیکھا تھا، اس زمانے میں آئے ہوئے تھے. وہ ہاں، پورا لگتا تھا کہ پورا محلہ جو ہے تعظیم کے لیے ان کے جھکا جاتا تھا. واہ. تو اور یہ بات ہوگی یقیناً 40s کی، یعنی 40 کی دہائی چل رہی ہوگی. 40 کی دہائی، ہاں، مطلب پاکستان بننے والا ہوگا یہ تب پاکستان کے، بنا، ہاں، اس زمانے میں، اس زمانے کا یہ منظرنامہ. اس زمانے میں ایک ٹانگے میں کبھی کبھی ایک صاحب اور نظر آتے تھے ہم کو، لیکن شور نہیں ہے. اچھا، منہنی قسم کے پینسل کی شکل جیسے. کیا نام تھا؟ صحبا لکھنوی ہو سکتے اوہ، تھے. اچھا، وہ بھی آئے ہوئے تھے. ہاں، بعد میں نیاز فتح پوری بھی بھوپال میں آ گئے تھے، صحیح، پرچہ نکالنے لگے تھے. ٹھیک، تو بالکل ٹھیک ہے. تو ہجرت کی اور آ گئے کراچی. آگے کراچی. تو کراچی میں کہاں پھر رہائش پذیر کراچی ہوئے؟ میں آئی سندھ کے روڈ پہ جہاں اسٹیٹ بینک کے اس کے سامنے نریمان کوٹھاری چیمبر تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی چھت پہ ایک تھوڑا سا گھر بنا ہوا تھا، اس پہ ہمارا. اچھا، کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ آپ کے والدین کیا کرتے تھے؟ ہمارے 6 یعنی بہن بھائی ہیں. مطلب یہ کہ تین مطلب یہ کہ جو تھے، مطلب
एक सौतेली माँ से इंतकाल हो गया था। अच्छा, ठीक है, और सगी माँ से ठीक। 6 तकरीबन। ठीक है, सही। और वालदैन का नाम बताइए, अम्मी अब्बा का। अम्मी का नाम तो फातिमा था, अच्छा। और वालिद साहब जो थे हम्म, काजी मोहम्मद हनीफ, वो भी मतलब ये था कि अपने यानी तालीम, महकमा तालीम से उनका अच्छा, ठीक है, ताल्लुक था। सही। तो फिर कराची पहुंचने पर क्या यादें हैं, उसके बाद जो सिलसिला, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी? आप छोटे थे, फिर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक का सिलसिला कैसे तय पाया? आ तो गए, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं थे। हम्म, यानी तालीम का सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया है यहाँ पर, हम्म, मेरे ख्याल में चौथी पाँचवीं में होगा। ठीक है। फीस नहीं दे सके थे। हम्म, और उसके बाद मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में, अलीगढ़ कैम्ब्रिज स्कूल ठीक है। था, तो उसमें तालीम पाते रहे। हैदराबाद ट्रस्ट में तालीम पाई हमने, ठीक है। लांडी में वाह। 1 साल नहीं, लेकिन कॉलेज कौन सा था? कॉलेज तो बाद में जब मैट्रिक कर लिया हमने जी, जी, प्राइवेट जी। 3rd डिवीज़न में, अच्छा, तो उस ज़माने में स्टैंडर्ड बहुत हाई था। ठीक है, तो सही। 3rd डिवीज़न में मैट्रिक करने के बाद एसएन कॉमर्स भी लिया हमने। अच्छा। कॉमर्स से हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दाखला, लेकिन क्योंकि इवनिंग क्लासेस होती थी। ठीक है। और फिर उसके बाद आप जामिया कराची तक आए और एमए उर्दू किया। हाँ, फिर वो चलें, रफ्ता हम गुफ्तगू के सिलसिले को ज़रा यहाँ रोकते हैं और एक वक्फ़ा लेते हैं। नाजरीन, वक्फ़े से वापस आके गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू हो रही है सलीम सिद्दीकी साहब से और बहुत उम्दा बातें हो रही हैं। जी नाजरीन, हमारी चाय भी आ गई है और यकीनन आपने भी अपनी चाय तैयार कर ली होगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो सलीम साहब, ये जो अफ़साने हैं 56 अदीबों के, और जिसमें यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन सब ख़ित्तों से आपने लिखने वालों को मुंतखब किया, आपका पसंदीदा अदीब या पसंदीदा अफ़साना इस इंतखाब में से कौन सा है जिसको आपने तर्जुमा किया है? ये मतलब ये कहना ज़रा बहुत मुश्किल है अच्छा, कि कौन सा सब में ज़्यादा। अच्छा। मतलब ये कि हैवी वेट्स मौजूद हैं, जैसे कि टॉल्स्टॉय का अफसाना है, और माप्सा का है, और चेखोव के हैं, जी, तो इनको छोड़ के मुश्किल है किसी और को कहना। इनको नज़रअंदाज करके हाँ। किसी और को तरजीह देना ज़रा बहुत हाँ, मुश्किल होता है। खास लेकिन है। वी यानी जदीद अफसाना जो जिन पे असरात हैं जी। जदीद अफसाने पे जी, इंग्लिश में, तो वी.एस. रिचर्ड, अच्छा। तो अल्लाह का वली उन्होंने ये किया है। मैंने हाँ, जो जिसको इटली से हैं। आसिफ फारूकी मरहूम ने बड़ा पसंद किया अच्छा। था, और उन्होंने उसको यानी छापा था उस पे। आसिफ साहब के रिसाले में भी तो आप लिखते थे ना, दुनियादाद। दुनियादाद। सही। तो तो दुनियादाद में वो पसंद किया, कहना ये सबसे बेस्ट अब तक तुमने जो दिया है मुझे, ये दिया है ओके, अल्लाह का वली। सही। और अफसाना कौन सा आपको पसंद था, ये वाला? और राइटर कौन सा पसंद आपको रहा जदीद अफसाना निगारों में? जदीद अफसाना निगारों में, जी, जो अभी आप बता रहे थे जी जी, इसमें से। जदीद अफसाना निगारों में मुझे असल में सारे ही बड़े नाम है ना इसमें, जी जी जी, तो किसको छोड़ा जाए, किसको बताया जाए? अगर जदीद अफसाना यानी कहा जाए तो ये बेशतर जो हैं किताब आपने नोट किया हुआ जी, कि जदीद अफसाना निगारों पे इनके असरात तो हैं, जी, लेकिन जदीद तर जो अदब में है वो मेरी लिए अगली किताबों के हैं। अच्छा, ठीक है, चले। तो उसमें बहुत सारे बिल्कुल नाम ठीक। हैं। तो यानी इसके बाद अब आपका मजीद काम भी आ रहा है? मेरे ख्याल में 10 जिल्दें पूरी करूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक माशाल्लाह। जापान की कहानियों का है, अच्छा, एक पूरा एक वॉल्यूम। अच्छा, वाह वाह, जी।
کیا بات ہے بھائی، زبردست، یہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے. بس میرے پاس کافی میٹر آ گیا ہے. 6 مہینے جب جاپان میں رہا ہوں. ہاں چلیں، کچھ ہمارے لائق بھی ہو تو ہمیں بتائیے گا. جی بالکل بالکل. اور پھر وہ والا جو والیوم ہوگا اس کی پھر ہم جا کے شنجیکو میں کافی پئیں گے دونوں اور اس پہ بات کریں گے، ہے نا؟ صحیح بات. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو اس میں مطلب یہ کہ شروع ہی دیکھیے کہ ماپسا کا افسانہ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ ماپسا نے کیا میرے بات. خیال میں جتنے افسانے لکھے ہیں جی اس میں کوئی بھی ایک ہی ہے واحد، یہ ہارر اسٹوری ہے. اچھا، تو یہ مجھے صحیح. پسند آیا تھا کہ یعنی سارے بڑے نام ہیں وہی سارے جس طرح ہم نے ذکر کیا، چاہے یورپی ممالک ہوں، چاہے افریقی، چاہے ایشین یا میکسم گورکی ہیں، لاطینی امریکہ. ٹالسٹائی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی اب یہ آپ نے خوشخبری سنائی کہ اس جلد کے بعد اب مزید جلدیں آ رہی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک کا جو ادب ہے وہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 10 جلدیں آپ کرنے کی خواہش ہے آپ کی. ٹھیک ہو گیا، بالکل. اچھا، آپ نے جو اپنا افسانہ پہلا لکھا زندگی میں، افسانہ نگاری جب شروع کی، بچوں کے صفحات پر آپ لکھتے تھے، پھر جب آپ باقاعدہ افسانہ نگاری کی طرف آئے تو پہلا افسانہ جو آپ نے لکھا وہ امرتسر سے چھپنے والے اس ادبی جریدے نگارش میں شائع ہوا. تو یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ شاید یہ اس میں لکھا ہوگا یقیناً. کیا بات ہے. اور آپ ابھی مجھے آف دی ایئر کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے بعد منٹو سمجھنے لگے ہیں. واہ 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 واہ. یہ ہے جی، اس میں تاریخ تو دکھائی نہیں دے رہی لیکن 60s کا ہی ہے. 60s کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا پہلی بار شائع ہوا افسانہ، پھر اس کے بعد آپ ظاہر بات ہے لکھتے رہے فکشن اور نان فکشن جو مختلف ادبی رسالوں میں چھپا. سیپ میں چھپا سودا. تو سیپ کا جو افسانہ نمبر تھا جی زخیم، جی تو اس میں بھی شامل ہے میرا. جی. میں ایک نظر دکھانا چاہوں گا ناظرین کو. یہ دیکھیے، آج رسالہ، اسالیب، جن رسالوں میں سلیم صاحب کی چیزیں شائع ہوتی رہیں، سہ-ماہی اردو، پھر اس کے علاوہ مختلف کتابوں میں بھی آپ کی چیزیں حصہ بنی. اجرا یوسفی نمبر میں آپ کا مضمون، ارتقاء کے شمارے میں آپ کی چیزیں، پھر دنیا ذات کا بھی ذکر ہوا تھا، آصف فرخی کا یہ ادبی رسالہ اس میں، پھر رنگ ادب جنہوں نے شاعر علی شاعر نے ان کا یہ مجموعہ چھاپا 3 والیوم، انہی کا یہ ادبی رسالہ، اس میں آپ کی چیزیں شائع ہوئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے، میں ایک نظر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سیپ ہو گیا، قومی زبان ہو گیا، اور بہت سارے رسالوں میں آپ نے لکھا اور بے شمار لکھا. بہت ہی یعنی دل سے آپ لگے رہے، کام کرتے رہے، جو اس میں کہنے والی بات ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں، اب آپ کا ایک عالمی ادب کے اردو تراجم کے نام سے اس میں بھی آپ کی کہانی شامل ہے، آپ کا تعارف شامل ہے، اور صفی سرحدی جو آپ کے میرے مشترکہ دوست ہیں انہوں نے آپ کا اس میں تعارف لکھا. اور پھر یہ ایک کتاب آنول نال، یہ سیمی دورانی صاحبہ، اس کے حوالے سے بھی آپ نے نئے رائٹرز میں جی اور بہت ہی بریو رائٹرز ہیں، فیمنسٹ اگر میں سمجھتا ہوں جی. تو سیمی دورانی ہیں. اچھا اچھا تو بہت ہی اعلیٰ قسم کے انہوں نے اچھا افسانے لکھے ہیں، نئی ٹیکنک سے لکھے ہیں، نئی ڈکشن ہے بالکل ہی. اچھا. میں حیران رہ گیا تھا کہ کس طرح انہوں نے. نہیں زبردست، بہت اچھی بات ہے. اور آپ نئے لوگوں سے آپ کی دوستی جلدی ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے آپ نے اینی خان کی کتاب بھی دی تھی ہمیں. جی جی. ان کا بھی امریکہ میں رہتی ہیں، وہ شاعرہ ہیں. پھر ابھی سیمی دورانی کا آپ نے ذکر کیا، صفی سرحدی کی بات آئی. چلیں میں بھی اپنے آپ کو نوجوانوں میں ہی شامل کر لیتا ہوں. تو مجھ سے بھی آپ کے لیے بھی ہے. آپ کچن پہ میں نے لکھا ہے، کچن میں موجود ہے جی، اس میں رنگ ادب میں شامل. بالکل بالکل آپ نے لکھا، نو ڈاؤٹ. تو بہت ہی یعنی آپ ہمہ جہت، ویسے تو آپ سوئی سدرن گیس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، لیکن آپ نے یہ لکھنے کا سلسلہ زندگی بھر جاری رکھا. تو اس سے آپ کا کیتھارسس ہوتا ہوگا. زندگی بھر دیکھیں، جیسے بتایا کہ کچھ بکھرا ہوا سا رہا میں کہ کس طرف جاؤں، کون سی فیلڈ اختیار کروں.
ट्रेड यूनियन में भी सरगर्मियाँ, जी, तरक्की पसंदी भी आपका एक हवाला है। तरक्की पसंदी भी हवाला है। तरक्की पसंदी के हवाले से फिर मज़ामीन भी लिखे मैंने बतौर ब्रेक पे, और सब कुछ हुआ, लेकिन चीजें मुंतशिर रहीं। मुंतशिर म्यूजिक पे भी। हाँ, मौसीकी में आपने शागिर्दी भी इख्तियार की उस्ताद पिया रंग कादिर की, जो सुधा मल्होत्रा और ये रोना लैला के उस्तादों में से थे। क्या बात। और आपने थिएटर में एक्टिंग भी की। ये देखिए, ये अली अहमद साहब के थिएटर के ये ड्रामों के बुकलेट हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये एक ड्रामा इन्होंने खुद फासले डायरेक्ट किया, वो है निज़ाम सक्का में आपने एक्टिंग की। ये उसकी बुकलेट्स हैं, इसमें आपकी तस्वीर भी है। जी, तस्वीर है जी, इसमें तस्वीर ज़रा जी मैं दिखाना चाहूँगा। तस्वीर मुद्दम सी होगी थोड़ी सी उस जमाने के। अच्छा, वाह वाह। जो मैंने जो डायरेक्ट किया है जी, उसमें दिखाइए। उसमें ज़्यादा क्लियर है। वाह वाह वाह। ये देखिए जनाब, ये हैं सलीम सिद्दीकी साहब। अगर आप पहचान सकें, शबाब अपने जोबन पर था, ये वो दौर है। क्या बात है सलीम साहब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। तो आप देखें, अली अहमद जैसी शख्सियत के साथ आपने थिएटर में काम किया, एक्टिंग भी की और प्रोडक्शन का हिस्सा भी रहे। क्या यादें हैं इस हवाले से? यानी बहुत ही, इससे ज़्यादा मतलब मैंने थिएटर में, अदब में भी लर्नेड आदमी कोई नहीं देखा ऐसे। मतलब ऐसा, मतलब ये शख्स था कि फैज साहब से बढ़ जाता था वो। अच्छा, नजरियात में। अच्छा, फैज साहब हंसते रहते थे और ये सुनाते रहता था। अच्छा। और ये मुख्तलिफ मतलब इसमें तकरीबात में अपने उसमें मतलब जो भी मतलब ये सुनने, यानी नागवार की चीज़ जो भी होती थी उसको लगती थी प्रोग्रेसिवनेस से, तो बात नहीं आता था। तो उसके बाद वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत सीधी बात। लेकिन ये ड्रामे में बहुत कमाल का था, बिल्कुल अछूते ड्रामे पेश करते थे अली अहमद साहब। वाह। पहले असल में मैं थोड़ा सा असरात जो थे मेरे ऊपर स्तानिस्लाविस्की के थे। अच्छा, स्तानिस्लाविस्की जो यानी रूस के एक बहुत बड़े अदीब। हाँ, जो मतलब ये कि जिनके मतलब थिएटर ग्रुप जो हैं अभी तक फॉलो कर रहे हैं। मार्लन ब्रांडो जिनके स्कूल से निकला है। अच्छा। लेकिन ये रूसी मतलब और दूसरे मतलब ग्रुप थिएटर जो है उनका मतलब उसके नाम से काम कर रहे हैं लोग। अच्छा। दिलीप कुमार ने तस्लीम किया कि मैं स्तानिस्लाविस्की के नजरियात से मुतासिर हूँ, लेकिन और इन्होंने स्तानिस्लाविस्की ने चेखोव के तमाम ड्रामे यानी डायरेक्ट किए थे, एक्टिंग भी की थी। ये उस जमाने की बात है। ये कौन सा सन होगा? ये अंदाजा है कुछ दिहाई 70 की? 20वीं सदी से पहले, मतलब ये कि समझिए जो अली अहमद साहब ने जो काम किया। अली अहमद साहब ने ये हमारी मुलाकात यही हुई थी, यानी समझिए 65 के वार ओके के करीब। अच्छा, यानी ज़ियाउल हक साहब की आमद से पहले के वाक़यात हैं ये। मतलब ये कि हाँ, तो उसके बाद ये इन्होंने कागज़ी शहर जो किया जी, तो उनको एक तलाश थी कि यार ये, उन्होंने देखा था कि ये पढ़ता रहता है, ठीक है, लिटरेचर तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया फुटपाथों से लेके। तो कहने लगे यार ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ कोई डिक्टेटर्स भरे पड़े हैं इस दुनिया में। हाँ, इनके खिलाफ मैं बोलना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ थिएटर की ज़बान में। अच्छा, तो मैंने कहा कि मेरे पास है ड्रामा। अच्छा, और एल्बियर कामियो का ड्रामा है कैलिगुला। वाह, वाह, जिसको पीटर ऑटूर ने फिल्म में भी काम किया। जी, उसके जी, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि वो खत्ती किस्म का बादशाह होता है, लेकिन आपका तो ये कास्ट्यूम ड्रामे करते ही नहीं आप, स्टेज ही नहीं आपके, अवामी स्टेज होते हैं अवामी से। कह लगे नहीं ड्रामा पढ़वाओ। ड्रामा मैंने मतलब पढ़वाया उनको, तो अब शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि यार ये मतलब का ये ड्रामा मिल गया मुझे। अच्छा। फिर उन्होंने जितने दुनिया भर के जो थे
इंपीरियलिस्ट से पाकिस्तान में भी भरे पड़े थे। जी। तो उस पर वो ड्रामा किया, बहुत मशहूर वाह। ड्रामा उनका। लेकिन सलीम साहब, कितनी अजीब बात है ना कि एक अरसे तक पूरी दुनिया में तरक्की पसंद फ़िक्र के लोग मेहनत करते रहे, जद्दोजहद करते रहे कि सरमायादाराना जबर जो है उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में भी लोगों ने जद्दोजहद की, अली अहमद भी ऐसा ही एक नाम थे, आप भी उसी फ़िक्र को फॉलो करते थे। लेकिन आप ये देखिए कि ज़माना गुज़र गया, हालात बदल गए और अब पूरी दुनिया सरमायादाराना निज़ाम में जकड़ी हुई है। और जब से ये डिजिटल और जदीद मामलात हुए हैं तो बिल्कुल समझ लें एक तरह से इंसान मुक़य्यद होकर रह गया। यानी तरक्की पसंद फ़िक्र हार गई इस मुल्क में और इस दुनिया में भी शायद। क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बहुत पॉजिटिव जो चीज़ें थी तरक्की पसंद की सारी मौजूद है। नहीं, लेकिन वो बात तो नहीं रही ना। बात उनके खुद मार्क्स ने ये कहा कि मेरे नज़रियात से आप यानी और मतलब आगे बढ़ेंगे तो वही मार्क्सिज्म कहलाया जाएगा। तो लेकिन सरमायादाराना जो नज़रियात थे वो आगे बढ़े और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया दुनिया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि सरमायादारा मुल्कों में यानी अमेरिका समझे तो जी। अमेरिका में जो तहरीकें चल रही हैं, मतलब जो सरमायादार निज़ाम के खिलाफ ही हैं वो, जी। लेकिन शक्ल मार्क्सिस्ट नहीं कहते अपने आप, ठीक है, ठीक है, लेकिन नज़रियात उन्हीं से मतलब। ठीक है। बस मुझे वक्फे की तरफ जाना है। एक आखिरी बात बता दें कि चीन में जो कम्युनिज़म या तरक्की पसंदी मौजूद है, वो अपने आप को कहते भी हैं, अभी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए हैं। आपके ख्याल से वो कम्युनिज़म की असल और हकीकी शक्ल है या सरमायादाराना चेहरा है तरक्की पसंदी का? ये मतलब ये कि इस वक्त जो है इसकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई है। अच्छा। यानी बहुत से नज़रियात जम हो गए हैं, अपने अपने मुल्क के वो भी हैं, मतलब ये कि हालात भी हैं, ठीक है, मारूजी हालात भी हैं। ठीक है। तो चीन में उन्होंने मतलब ये कि बहुत सी चीज़ों में रखा है, प्रोलेटारी डिक्टेटरशिप भी है, जी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि सरमायादारों से भी कम्पीट करना है हमको हर कीमत पे, यानी वरना ये पूरी दुनिया को खा जाएंगे। तो यानी कह सकते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट फ़िक्र को एक नई शक्ल देकर बचा लिया गया। रूस में ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए वहाँ ख़त्म हो गई। रूस में बिल्कुल यही हुआ है। यही हुआ ना? ये यानी गोरबाचोव वगैरह जो आए जी। तो उसके मतलब ये कि वो संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया था। हाँ। मतलब कि इतना बड़ा मुल्क जो है, डिस्ट्रीब्यूशन खासकर जो है जी। वसाइल का, जी। वो बहुत मुश्किल हो अब गया। देखें ना, दूसरी जंग अजीम में स्टालिन जो है वो डिक्टेटर्स के साथ मिल गया और जिस तरह हिटलर ने जो कुछ किया, तो वो तो तरक्की पसंदी तो नहीं कहलाएगी ना। और तरक्की पसंदी उसमें दो चीज़ें होती हैं, मतलब ये एक बहुत ही वसी यानी किस्म की है, मतलब वो बहस है, जी। पेचीदा किस्म की जी। बहस है। चलें। बस हाँ जी। मसलन ये कि पर चाइना जो है स्टालिन को पसंद करता रहा कि, और रूसी जो है मतलब नई जो क़यादत थी वो स्टालिन को मतलब ये कि नापसंद करती रही। सही। तो ये रहा कि सिलसिला, तो दो ग्रुप बन गए थे ये। सही। बिल्कुल ठीक है। चलें एक वक्फा लेते हैं, फिर वापस आके नाजरीन गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। नाजरीन, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तस्वुराती तौर पर मैं 50-60 की दिहाई में सफ़र कर रहा हूँ सलीम साहब की चीज़ों की बदौलत। सलीम साहब देखिए, इसमें ये जो पेज है, अगर कैमरे पर देख सकें तो ये सलीम साहब इसमें कास्ट में मौजूद हैं। निज़ाम सक्का जो ड्रामा था अली अहमद का, इसमें आपने कहा अली अहमद का नहीं था ये किसका था? ये ड्रामा उसमें
مطلب دوسرے صاحب نے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ ظفر کاظمی تو نہیں؟ نہیں نہیں نہیں. اچھا, مطلب یہ بھی ہے تو اسی زمانے کا نا؟ ہے اسی زمانے کا. جی. ان کا نام ایس اے وہاب تھا. اچھا, ایس اے وہاب اس کے ڈائریکٹر. بہت اچھے ڈائریکٹر جناب تھے. ایس اے وہاب. تو اب دیکھیں آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا, ایکٹنگ بھی کی. اس میں ظہور اور وہ بھی تھے. جی. عرش منیر, ریحانہ صدیقی. اچھا, اس میں یہ تھے. واہ. اور ان سب لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, تھیٹر کیا. اچھا, اس عرصے میں آپ نے موسیقی کی تربیت بھی لی, اداکاری بھی کی, یعنی اصل میں آپ اپنے آپ کو تلاش کر رہے تھے. تلاش کر رہے تھے. جو اصل بات صحیح لگ کہ کبھی یہ ٹرائی کیا, کبھی وہ ٹرائی کیا کہ کہیں میں میری پہچان یا میری شناخت کہاں ہے, میری منزل کیا ہے. اب دیکھیں پھر اس کے بعد آپ ایک عرصہ آپ نے مختلف رسالوں کو بھی ایڈٹ کیا, اور آپ سیپ جو نسیم دورانی صاحب کا رسالہ ہے اس سے بھی جڑے رہے. پھر انہی کا رسالہ تھا یہ انٹرنیشنل آرٹس انٹرنیشنل, اس سے آپ وابستہ رہے نائب مدیر کے طور پہ. جی جی. اور خاصا آپ نے کام کیا. یہ ایک تصویر مجھے دکھائی دے رہی ہے, آپ دیکھیے گا, اس میں سلیم صاحب موجود ہیں. یہ ایک ایڈیٹر کانفرنس ہوئی تھی, اور یہ کون سا سن تھا؟ یہ سن یہی تھا, مطلب یہ 60s کے بھٹو صاحب چار آ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. جو اور یہ انجمن مدیر یعنی مدیران رسائل کی تھی. اچھا اچھا, بلکہ اس رسالے میں اس میں سیوا صاحب بھی ہیں, سیوا لکھنوی صاحب بھی ہیں. جی جی, اس میں ڈیٹ ہوگی نا, اس میں ڈیٹ ہوگی نا, اس میں ڈیٹ ہونی چاہیے, ابھی پتہ چل جائے گا. جی, یہ شمارہ ہے 76 کا, اور یہ اشاعت کا چھٹا سال تھا جب یہ تصویر پرانی تھی. تصویر پرانی تھی, تو یعنی یہ 60s کی تصویر ہوگی. 60s کی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ بتانا 60s کے بھی نہیں بلکہ 70s جب بھٹو صاحب آئے تھے. اچھا, اس کے بعد ٹھیک ہے. اب اس میں اظہر جاوید, مہدی علی صدیقی, ڈاکٹر وزیر آغا, ڈاکٹر محمد یونس, تاج سعید, فارغ بخاری, احمد ندیم قاسمی, اور صہبا لکھنوی, نسیم دورانی, تاج بلوچ, سلطان رشک, سلیم صدیقی اور مسعود احمد برکاتی. واہ واہ واہ, سب شامل تھے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا, آپ نے انٹرنیشنل آرٹس انٹرنیشنل رسالے کے لیے کام کیا, اور یہ فنون لطیفہ پر بیس کرتا ایک رسالہ تھا, جس میں ظاہر بات ہے ادب بھی تھا اور دیگر چیزیں بھی تھیں. لیکن آپ کا اس سلسلے میں جمیل نقش سے بڑا واسطہ رہا. جی. اور ان سے آپ کی بڑی دوستی بھی ہو گئی ہے, اور پھر انہوں نے آپ کو بڑا سکھایا, پڑھایا بھی, کتابیں بھی دیں, اور مصوری کی دنیا سے روشناس کرایا. کیا یادیں ہیں ان کی؟ یادیں یہ ہیں کہ نسیم دورانی صاحب نے جب آرٹس انٹرنیشنل نکالا تو کیونکہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ میں تھوڑا سا اسٹیبلش ہونے لگا تھا. اچھا, کہیں وہ ٹرانسلیٹر والا سرا آپ نے پکڑ لیا تھا اس سرا. اور یعنی تمام مطلب یہ کہ کئی علوم سے کرتا تھا میں. اچھا. لیکن یہ مصوری وغیرہ جو تھی, مجسمہ سازی, مصوری اور فن تعمیر, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمیل نقشی سے وابستہ تھے. ٹائٹل بناتے تھے سیپ کے بھی. اچھا. اور آرٹس انٹرنیشنل کی بھی, مطلب وہ اگر ٹائٹل نہیں بناتے تھے تو سجیسٹ کرتے تھے کسی ورلڈ پینٹر جو ہوتا کہ یہ اس کی تصویر یہ لگاؤ. واہ. تو انہوں نے مجھے بہت سی نایاب کتابیں دی انگلش کی. واہ. اور کہا کہ تم پڑھو, تمام تحریکیں پڑھو, بڑے بڑے مصور جو ہیں. واہ. امپریشنزم ہے, ایکسپریشنزم کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ سورریلزم کیا ہے, یہ ایبسٹریکٹزم کیا ہے. ہاں, ایبسٹریکٹ اور اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے ایبسٹریکٹ میں, اور یہ ایکسپریشنزم میں کیا فرق ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. اس کے بعد نسیم دورانی نے کہا کہ آپ یہ انٹرویو کرو ان کا. اچھا. جمیل نقش کا. تو جمیل نقش کا پہلا انٹرویو آپ نے کیا؟ میں اردو میں, میرے خیال میں پہلا انٹرویو کیا ہوگا. لیکن یہ کہ پہلا جو انٹرویو سیپ میں چھپا جو یا اس میں چھپا؟ آرٹس انٹرنیشنل میں چھپا, بعد میں سیپ میں بھی چھپا, بعد میں جنگ میں بھی چھپا. واہ. تو یہ انہوں نے, میں نے کہا کہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا میں پہلے. اچھا. تو اب جناب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ
कबूतर जो है जी। कबूतर बनाते थे, हाँ, कबूतर उनका कबूतर मैन था। उसके बाद लंबी गर्दन वाली जो होती थी वो, तो मैंने कहा जमील साहब ये तो, मैं साफ इतनी दोस्ती हो गई थी, हाँ। मैंने साफ कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं, सब कुछ आप ये बताया है, थ्योरेटिकल नॉलेज दिए, तो लेकिन ये तो लग रहा है कि आप चरवा हैं, चरवा कर रहे हैं। उसकी बॉडी गुलियानी की ना पलीन उसकी उसके बाद और अच्छा। पिकासो की आप वो ले रहे हैं उस कबूतर के, उस जमाने में कबूतर वो भी बना रहे थे। अच्छा तो हंस के कहने लगे कि यार खूब पकड़ा तुमने। अच्छा, वाह, मान लिया। कहने लगे, मान लिया उन्होंने, माना। कहला के फिर उन्होंने अपना बताया कि जी कि कौन है जो मुतासिर नहीं, सादकिन का बताया। आहा, तो वाह। कोई सादकिन साहब भी तो पेशा इससे पिकासो से यानी मुतासिर बड़े है। आदमी थे ना, बुरा नहीं मनाया, बल्कि बुरा नहीं होना, बहुत खुश हुए। यानी इंटरव्यू देके इंतहा से ज्यादा खुश हुए कि बहुत जबरदस्त कि इख्तिलाफी बातें तो की तुमने मेरे साथ, वरना तुम तारीफ ही तारीफ कर देते तो। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आप मुझे बताइए कि जमील नक्श साहब सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर रहे, जी, बरतानिया में रहे, और पाकिस्तान आए भी नहीं बहुत लंबे अरसे तक, और फिर अभी हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। जी जी। तो क्या अब अपने मुल्क से, अपने लोगों से नाराज़ थे, क्या बात थी? इसको मतलब कहना मतलब ये कि सही नहीं है कि नाराज थे कुछ थे, लेकिन ये आर्ट फील्ड में भी ऐसा होता है कि जैसे कि म्यूजिक के घरानों में चप्पलिश होती है, और उसके बाद जी, फील उन्होंने ज़रूर किया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है यहाँ। यानी स्टेट की तरफ से इतनी मतलब पजीराई नहीं मिल रही है, जी, लेकिन उनको कमी नहीं थी, बताऊँ नहीं, कमी तो उनको कभी उनको नहीं थी कि एक बुकिंग जो कर देते थे, एक साल में जो तस्वीर बनाते थे, तो मतलब ये जो भी कलेक्टर्स थे, जो सरमाएदार जो थे, जमील नक्श की तस्वीरें उठा लेते थे। सही। लेकिन पता नहीं क्यों ये कोई मिस्ट्री है कि वो क्यों मतलब ये कि यहाँ से चले गए और फिर उसके बाद वापस भी नहीं आए। वापस नहीं आए ना, असल बात ही है, लोग जाते तो हैं लेकिन आ भी जाते हैं, या आते जाते रहते हैं, वो तो आए गए भी नहीं। हाँ, और इस पर कभी बात नहीं हुई। तो इसमें हालांकि वो इतने मतलब ये कि सीज़ा को बहुत पसंद करते थे। सीज़ा के टाइटल जो है मैंने उसका, तो उन्हीं की बात से याद है, अपने एक बच्चे का नाम भी उन्होंने सीज़ा रखा है। अच्छा, ये किस मुल्क का राइटर है? ये फ्रांस का पेंटर। अच्छा, बहुत नामी ग्रामी है। तो इसको बहुत पसंद करते थे वो। वाह। लेकिन वैन गॉग जो है, जो बादशाह कहलाता फनी, उसमें फन में, पता नहीं क्यों जमील नक्श पसंद नहीं करते थे उसको। अच्छा, चलें, अपनी अपनी पसंद होती है। अपनी अपनी पसंद होती है। सही। अच्छा, अब गुफ्तगू का सिलसिला हम समेटेंगे। एक आखिरी सवाल में पूछूंगा, जिन दिनों में नया नया कोरोना की आमद हुई थी, उन दिनों आप, मेरा जो दूसरा घर मैं जिसको कहता हूँ जापान, आप वहाँ मौजूद थे अपने साहबजादे के पास, और फिर आप एक तरह से वो फंस गए वहाँ, और 6 महीने आप अपनी अहलिया के साथ वहाँ रहे। तो कैसा पाया आपने जापान को, जापानी ज़िंदगी को? आप टोक्यो में थे। टोक्यो का असल में, टोक्यो क्या पूरे जापान में भी दलदले आते रहे थे, याद होगा, तबाही होती थी जी, वार फिर लड़ते रहे, 2 वार। जी। तो एक तो उनका ट्रेडिशन था, हमने देखा कि ये रिवायतन भी पता नहीं कितने यानी सालों से जी, मास्क पहनते हुए चले आ रहे हैं। जी। तो ये इनका कोई ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत सिस्टमेटिक, जहाँ उन्होंने मतलब जो पार्लियामेंट ने कह दिया, अप्रूवल दे दिया बादशाह ने, तो हर से आखिर होता था। सही। बहुत डिसिप्लिन में उन्होंने किया, बहुत ही एहतियात के साथ किया, लेकिन स्मार्ट वो था लॉकडाउन। कभी भी, हालांकि बहुत सी चीज़ें बंद हो गई थी, बहुत सी चीज़ें हम नहीं देख सके, म्यूजियम्स वगैरह नहीं देख सके थे, बहुत बड़े पार्क्स भी
कई रह गए, मिस हो गए, और लेकिन टेम्पल्स बंद हो गए थे बहुत से। और उन्होंने तो देखिए ना अभी ओलंपिक्स कर लिया इसी में, स्मार्ट लॉकडाउन में ओलंपिक्स, जो कि 1 साल डिले हुआ। जिस जमाने में आप वहाँ होगे वो साल था ओलंपिक्स का, तो लेकिन वो डिले होके इस साल पहुंचा, और अभी ये परसों ख़त्म हुआ है, 2 तारीख को ख़त्म हुआ है, 2 अगस्त को, और बहुत ही नो डाउट। तो सलीम साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया, और गुफ्तगू तो बहुत सारी हो सकती है, इतना काम है आपका, लेकिन मैंने कोशिश की कि आज जितना मुमकिन हो सके आपके काम पर बात हम करें, और बहुत उम्दा गुफ्तगू की है आपने। मुझे नहीं पता ये जो नोट्स आप लिख के लाए हैं इसके मुताबिक गुफ्तगू हो सकी है कि नहीं। नहीं, मैं समझ रहा था कि और भी मतलब पता नहीं क्या मतलब बोलना पड़ेगा मुझे, तो नहीं, ये देखिए टीवी पर तो पता भी नहीं चलता, और वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप चाय खाना में तशरीफ़ लाए, और आपको फिर कभी दोबारा आपका भी बहुत बहुत खुर्रम सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम चाय खाने में मधु किया, और चैनल का खास तौर पे बहुत शुक्रिया, GTV का, बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम की सरपरस्ती करते हैं। बिल्कुल, और आपका शुक्रिया, हमारी खुशनसीबी आप तशरीफ़ लाए। फिर आपसे बात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और नाजरीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त चाय खाने से। उम्मीद करता हूँ कि आज का मुकालमा भी आपको पसंद आया होगा।